Assalamu alaikum. So today we are doing the topical questions of the chapter unemployment and taxation. Okay. So let's start without any delay. The chapter we are doing is unemployment and taxation. ठीक है. Starting with question number 1. Define unemployment and mention its formula. तो आप सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. अनएम्प्लॉयड वो बंदा है जो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं कर पा रहा क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं है. तो अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना हो तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है. अनएम्प्लॉयड वो बंदा होता है जो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं कर पा रहा क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं है. सर, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन का 1 मार्क है, फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क है. ठीक है, 2 नंबर का सवाल है. अगर 2 मार्क का सवाल आए पेपर के अंदर और उसमें लिखा हो कि डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला, तो 1 मार्क डेफिनेशन का, 1 मार्क फॉर्मूले का. अगर सवाल लिखा हो डिफाइन कॉस्ट एंड मेंशन इट्स एग्जाम्पल, तो फिर 1 मार्क डेफिनेशन का, 1 मार्क एग्जाम्पल का. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. आंसर नंबर 1, डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेंशन इट्स फॉर्मूला. तो आए जरा शुरू करते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं है. तो लिखूं अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क. Unemployment is when people who are willing to work cannot find work. Unemployment is when people who are willing to work cannot find work due to unavailability of jobs. वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे क्योंकि जॉब्स अवेलेबल नहीं है. सही. और इसके साथ साथ इसका फॉर्मूला लिखेंगे. एंड द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग. अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है, कोई बच्चा याद दिलाएगा चैट बॉक्स पे प्लीज. अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला, अनएम्प्लॉयड रेट का फॉर्मूला क्या है. अनएम्प्लॉयड फोर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100. अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या फॉर्मूला है. अनएम्प्लॉयड फोर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100. तो बेटा इस टोटल के अंदर अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड दोनों आ गए. इस टोटल के अंदर अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड दोनों आ गए. तो सर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं है, तो उस बंदे को हम लोग अनएम्प्लॉयड कहते हैं. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया. आंसर नंबर 2. चले भाई आए पढ़ते हैं जरा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट. 2 मार्क. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट. तो यार कोई बच्चा बताएगा ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है. डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन नंबर 2 है. फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है. जब हर बंदा काम पर हो, और ये तब पॉसिबल होगा जब इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे काम करिए. यू रिमेंबर पीपीसी. तो कुछ पॉइंट्स होते थे ऑन दी कर्व, कुछ होते थे इनसाइड, कुछ होते थे आउटसाइड. तो जो पॉइंट कर्व पर है उसको पोटेंशियल कहते हैं. तो ये तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे काम करी हो. लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो. देयर वुड ऑलवेज बी अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकती, हमेशा रहेगी. तो सर फुल एम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन है, आए लिख दूं इधर. full employment full employment is when everyone full employment is when everyone in the working population वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर चुके हैं, और लेबर फोर्स is fully employed, or labor force is fully employed, and it is when an economy is operating
and it is when an economy is operating at its potential, और ये तब पॉसिबल है जब एक इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे काम कर रही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है और बहुत काम का है। एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट फॉर डिमांड डेफिशिएंट और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट फॉर डिमांड डेफिशिएंट और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Explain any 3 types of unemployment except for demand deficient और cyclical unemployment। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के मुझे जरा मेंशन कर दें आप लोग प्लीज, कौन कौन सी हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट। तो 3 अनएम्प्लॉयमेंट है, वैसे 4 होती हैं लेकिन इसने बोला है कि एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा बताओ। ये बोल रहा है इसके अलावा बताओ। तो फ्रिक्शनल, सीजनल और टेक्नोलॉजिकल। एक बार वापस रिवाइज होगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अकर होगी जब बंदा वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से काम छोड़ दे, या तो उसको डिसमिस कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, या तो उसको रिडंडेंट कर दिया जाए, मतलब वो जॉब ही खत्म हो जाए। जैसे एग्जांपल आपको पढ़ाते वक्त दी थी, कोविड के वक्त प्रिंटर, प्रिंटर की कोई गलती थोड़ी थी, प्रिंटर की जॉब इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वो जॉब ही खत्म हो गई, वो जॉब वैकेंसी खत्म हो गई। जैसे हर चीज ऑनलाइन हो गई थी तो इसमें प्रिंटर की कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रिंटर को प्रिंट करने नहीं आता था, प्रिंटर की नौकरी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वो जॉब ही खत्म हो गई। दूसरी होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब इंडस्ट्री का सीजन चेंज हो जाए, जैसे कि समर से विंटर। आपको एक एग्जांपल दी थी, पाकिस्तानी एग्जांपल। सर्दियों में एक बंदा सूप बेच रहा है, वही बंदा गर्मियों के अंदर पानी पूरी और लिमका बेच रहा होता है। एग्जांपल दी थी ड्राई फ्रूट्स की, एग्जांपल दी थी लेदर जैकेट्स की, राइट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब अकर होगी जब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो, जैसे कि लेबर से कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स पे चले जाए। सही है, इसकी एग्जांपल दी थी आपको वॉलमार्ट पढ़ाते वक्त। आए क्वेश्चन नंबर 3। चले भाई शुरू करें। आए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, frictional unemployment occurs, frictional unemployment occurs when people leave their job, frictional unemployment occurs when people leave their job either voluntarily, comma, they are made redundant, comma, they are made redundant और dismissed। ठीक है, और डिटेल्ड कर दूं इसको। या तो बंदा वॉलेंटरीली छोड़ दे अपनी नौकरी ये सोच के कि उसको एक बेटर पेड जॉब मिल जाएगी, या उसको काम करने का दिल नहीं है व्हाटसोएवर, या तो फिर वो रिडंडेंट हो जाए, वो जॉब खत्म हो जाए, या तो फिर उसको डिसमिस कर दिया जाए, उसकी गलती की वजह से निकाल दिया जाए। ये पहली अनएम्प्लॉयमेंट थी फ्रिक्शनल। दूसरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है सीजनल। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब अकर होगी? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अकर होगी जब सीजन चेंज हो जाए। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन सीजन of the year changes, seasonal unemployment occurs when season of the year changes, for example summer to winter season। ठीक है सर, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाए इंडस्ट्री का। ठीक है, जैसे कि लेबर से कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड। तो लिखूं उधर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट
technological unemployment occurs when structure structure of the industry changes. Technological unemployment occurs when structure of the industry changes. That is from labor intensive. That is from labor intensive to capital intensive. That is from labor intensive to capital intensive production methods. That is from labor intensive to कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स. ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 3. आंसर नंबर 4 आए चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ सिक्लिकल और डिमांड एफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन एन इकोनॉमी. एक्सप्लेन हाउ सिक्लिकल और डिमांड एफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन एन इकोनॉमी. तो आपको मैंने बताया हुआ भी है कि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर इकोनॉमी बूम में है तो बूम में लोगों की इनकम ज्यादा होती है और लोग ज्यादा खर्चा करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. रिसेशन में लोगों की इनकम कम होती है तो लोग खर्चा भी कम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी. तो इट मीन्स के बूम में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, रिसेशन में देयर इज हायर अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट and this unemployment is dependent on your aggregated demand. इसलिए this is known as demand deficient unemployment. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए. डिमांड डेफिशिएंट और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. डिमांड डेफिशिएंट और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट which is dependent on economic cycle. Which is dependent on economic cycle. If the economy is in boom, so people have higher income. Comma, they will demand more. Which will reduce. They will demand more. Which will reduce unemployment. If the economy is in recession, so people will demand less. The economy is in recession, so people will demand less as they have lower incomes. अहमद समझ आ रहा है? As they will have lower incomes, so this will increase unemployment. Okay, so this will increase unemployment. ये है आंसर नंबर 3. ओके है. आंसर नंबर 4. आंसर नंबर 5 मैं नहीं करा रहा, बहुत इजी है. आंसर नंबर 5 मैं नहीं करा रहा, बहुत इजी है. ओके, आंसर नंबर 5 मैं नहीं करा रहा. ओके, पढ़ देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
एक्सप्लेन टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो दो फायदे दो नुकसान में बता देता हूँ। 8 मार्क के क्वेश्चन में दो फायदे दो नुकसान लिखने। वैसे तो सवाल डिस्कस का आता है, लेकिन ये मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद के बनाए हुए तो इसलिए एक्सप्लेन के नाम से। तो अनएम्प्लॉयमेंट के दो फायदे बता दो। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का फायदा ये कि बंदा पर्सन कुड बी स्पेशलाइज्ड इन सम अदर टास्क, बंदा किसी और टास्क के अंदर स्पेशलाइज हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक और कोई फायदा बता दो भाई। अनएम्प्लॉयमेंट का एक और फायदा हो सकता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, क्योंकि एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी। डिसएडवांटेज ये है कंट्री का आउटपुट जीडीपी कम होगा, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एक और डिसएडवांटेज ये गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होगा। एक और डिसएडवांटेज ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने होंगे, अनएम्प्लॉयड लोगों को पैसे देने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। डिफाइन प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। देखो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या है। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम ये कहता है कि चाहे आपकी इनकम बढ़े या आपकी इनकम कम हो, टैक्स का रेट अपनी जगह पर कांस्टेंट होगा। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या कहता है कि चाहे आपकी इनकम बढ़े या इनकम कम हो, टैक्स का रेट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है चाहे तुम 1 करोड़ कमाओ, चाहे तुम 10,000 रुपए कमाओ, टैक्स का परसेंटेज चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? प्रोपोर्शनल। तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। Proportional tax system is a system in which your income increases or decreases, the tax rate percentage will remain constant। टैक्स की परसेंटेज चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। सही है, इसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स। तो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम इज अ सिस्टम in which your income increases or decreases, tax rate will remain the same। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टैक्स है। इज इट क्लियर? आंसर नंबर 6 था। अगर सब मेरे साथ है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हम सबको आता है, जरा मुझे जल्दी से जवाब दे दे क्वेश्चन नंबर 7 का। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट टैक्स में दो टैक्स थे, एक था इनकम टैक्स, एक था कॉर्पोरेशन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ऐसा ही है। तो लिखूं भाई आपके सामने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है? चले भाई आ जाए। डायरेक्ट tax is a direct burden on an individual's income अच्छा, मुझे जब तक मैं ये लिख रहा हूं तब तक मुझे कोई बच्चा ये बता दे कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों में से कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है, कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है। और दोनों का इफेक्ट भी बता दो कि दोनों से क्या इफेक्ट होता है, डिमांड सप्लाई पे बढ़ती है कम होती है, चैट बॉक्स पे। डायरेक्ट टैक्स इज अ डायरेक्ट बर्डन ऑन इंडिविजुअल्स इनकम एंड इट कैन बी differentiated into two types, that is income and corporation tax, that is income and corporation tax। ठीक है, indirect tax sorry direct tax, income tax is a tax which is imposed on salary। Income tax is a tax which is imposed on salary, and corporation tax
is a tax which is imposed on, and corporation tax is the tax which is imposed on companies प्रॉफिट्स। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में जीएसटी है 13% है, खाने के बिल पे पड़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन is a tax imposed on goods and services. Indirect tax is a tax on imposed on goods and services in form of GST and VAT. सेट है। आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 8 काम का है। Explain the difference between progressive and regressive tax system. Explain the difference between progressive and regressive tax system. यार किसी बच्चे को तो नहीं पता होगा कि ये प्रोग्रेसिव क्या होता है और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। तो भाई प्रोग्रेसिव टैक्स की थ्योरी ये कहती है कि इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। इसका इफेक्ट होता है रिच के ऊपर, रिच पीपल के ऊपर। इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ेगा, ये अमीर लोगों के लिए लगाया जाता है। रिग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। रिग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, जैसे कि इसका इफेक्ट होता है गरीब के ऊपर। ठीक है, तो सर करना क्या चाहिए? रिग्रेसिव टैक्स को बढ़ाना चाहिए और प्रोग्रेसिव को बढ़ाना चाहिए, रिग्रेसिव को कम करना चाहिए, क्योंकि इस टैक्स को बढ़ाएंगे तो अमीर से ज्यादा टैक्स मिलेगा, रिग्रेसिव टैक्स को कम करेंगे तो गरीब के लिए गुड्स अफोर्डेबल हो जाएंगे। तो प्रोग्रेसिव को हमेशा बढ़ाना है, रिग्रेसिव को हमेशा कम करना है। सही है। तो सर 3 टैक्स पढ़ा है आपको आज, नए 3 चीजें पढ़ाई। प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव क्या है? इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ेगा। रिग्रेसिव इंपोज होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे और वो इफेक्ट करता है पुअर के ऊपर। तो प्रोग्रेसिव को बढ़ाना चाहिए, रिग्रेसिव को कम करना चाहिए। सर प्रोपोर्शनल टैक्स रेट एक ऐसा टैक्स रेट है जिसमें आपकी इनकम बढ़े या कम हो, टैक्स रेट अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आए लिखें। आंसर नंबर 8, प्रोग्रेसिव टैक्स is a tax system. Progressive tax is a tax system in which your tax rate increases, your tax rate increases as your income increases. टैक्स का रेट बढ़ेगा इनकम के बढ़ने के साथ साथ, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स is imposed in form of goods and services. Regressive tax is imposed on in form of is imposed in form of goods and services. Regressive tax is imposed in form of goods and services, and it affects the poor, and it affects the poor people. ठीक है। आंसर नंबर 9,